सबसे पहला मॉडल है फ्रेंडलिच मॉडल। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? दिस मॉडल इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेयर। जनरली मोनो लेयर्स भी हम इसको स्टडी करते हैं, लेकिन जो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो मल्टी लेयर्स है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने मल्टी लेयर्स को करेक्ट करने हैं, नोट करने। फ्रेंडलिच मॉडल ये एप्लीकेबल है ऑन दी मल्टी लेयर्स। इट मीन्स फ्रेंडलिच मॉडल ये शो करता है, फ्रेंडलिच मॉडल कहता है कि इसमें जो एडजॉर्बेट होता है और जो एडजॉर्बेंट होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो कौन सी होती हैं? वो फिजिकल इंटरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? फिजिकल इंटरेक्शंस होती हैं। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एन एम्पिरिकल मॉडल। ये कौन सा मॉडल है? दिस इज एन एम्पिरिकल मॉडल। एम्पिरिकल मॉडल का मतलब है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड मॉडल नहीं है। ये थ्योरीज पे बेस नहीं करता, जस्ट ओनली एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है। ओके हो गया। अब हम इसकी कुछ एक्सप्रेशन जो हैं वो शो कर लेते हैं कि डिफरेंट बुक्स ने ग्राफ्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट वे में है। ये बात याद रख लें, यहाँ नोट कर लें। आप डिफरेंट बुक्स पे सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो नोटेशंस होंगी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपको डिफरेंट नोटेशंस होंगी। तो मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो दो तीन जो मेन बुक्स हैं, उसकी नोटेशन साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन जिस बुक से भी वो कोड करे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये जो ग्राफ होता है फ्रेंडलिच मॉडल का, वो इस तरह का ग्राफ होता है। आप देखें वाई एक्सिस पे क्यू की रिप्रेजेंटेशन सेम है, जो आपको ऑलरेडी मैं ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूँ कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी इसका मतलब भी वही है। या आपको कुछ बुक्स पे एक्स ओवर एम लिखा होगा तो इसका मतलब भी यही है। एक्स जो है एडजॉर्बेट की अमाउंट को शो करता है और एम जो है ये एडजॉर्बेंट की अमाउंट को शो करता है। या कुछ बुक्स पे आपको डब्ल्यू बाई एम भी वाई एक्सिस पे नजर आएगा, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, जहाँ भी एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। इस तरह वाई एक्सिस पे आपको नजर आएगा पीई लिखा हुआ नजर भी आएगा, सीई भी नजर आएगा, और आपको जनरल प्रेशर या जनरल कंसंट्रेशन भी आपको वाई एक्सिस पे नजर आएगी। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से या कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो रेट है एड्जॉर्प्शन का वो क्या करता जा रहा है? वो इंक्रीज करता जा रहा है एट टिल दी ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशन तक ये इंक्रीज करता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। इसकी रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि फिर वो एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं और उसके बाद फर्दर एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेट होता है वो इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि डब्ल्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है मैस ऑफ एड्जॉर्बेट, एम जो है ये मैस ऑफ एड्जॉर्बेंट को शो करता है। और इसमें से नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसकी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो फ्रेंडलिच मॉडल है वो कहता है कि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ये इसका रिलेशन आपने याद रख लेना है। यहाँ जो के है, के शो करता है एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, के एड्जॉर्बेट की कितनी कैपेसिटी है एड्जॉर्ब होने की ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। इसको कुछ बुक्स कहती हैं कि दिस इज़ दी फ्रेंडलिच कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ये नोट कर लें। एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कहते हैं के को, एड्जॉर्प्शन फ्रेंडलिच कांस्टेंट भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, के की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा रेट जो होगा एड्जॉर्प्शन का वो क्या हो करेगा? इंक्रीज होगा। ये नोट कर रहे हैं। इस तरह कुछ बुक पे आपको मैंने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बताई, ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इस तरह कुछ बुक में आपको इस तरह भी रिप्रेजेंटेशन फ्रेंडलिच एक्सप्रेशन की नज़र आएगी। अब जहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, और इसको कहा जाता है एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी कहा जाता है। नोट कर लें, एन को एड्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी कहा जाता है। और ये जो एन की वैल्यू है ये हमें बताती है, ये इन्फॉर्मेशन देती है कि आइदर दी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस अकरिंग और नॉट, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है सरफेस पे या नहीं हो रहा, ये हमें बताती है। ये नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे ये एन की वैल्यू डिपेंड करती है। तो इसको नोट कर लें। ठीक हो गया। तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एन की वैल्यू पे। वो कहता है कि अगर तो एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, फ्रेंडलिच कहता है कि अगर वैल्यू एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसका मतलब है सरफेस पे एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा। वो कहता है कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से, इट मीन सरफेस पे जो फिनोमेना है एड्जॉर्प्शन का वो हो रहा है। और इस तरह फ्रेंडलिच कहता है कि अगर एन की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, इट मीन्स प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको बहुत कम बुक्स पे ये पॉइंट्स मिलेंगे, तो नोट कर लें। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेंडलिच एसोथर्म के केस में जो एन की वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। याद रख लें, इसको नोट कर लें। ये पीपीएससी एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि इन केस ऑफ फ्रेंडलिच एसोथर्म जो एन की वैल्यू होती है
यानी कि एड्सॉर्प्शन इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। इट मीन 1 ग्रेटर वैल्यू भी शो कर रही है कि ये मोनो लेयर को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये किसको फॉलो करता है, दिस फॉलो दी मल्टी लेयर्स। ये किसको फॉलो करता है, मल्टी लेयर्स को फॉलो करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, ये तो एक एक्सप्रेशन था ना फ्रेंडलिच का, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में लेके आते हैं, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसका लॉग लेते हैं, या नेचुरल लॉग लेते हैं, तो वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट हो जाती है। आप ये ग्राफ देखें, दिस इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको लीनियर ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि लीनियर ग्राफ को समझना, अंडरस्टैंड करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इजी होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इसका हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर दिया हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन केस ऑफ फ्रेंडलिच मॉडल। तो इस इक्वेशन को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और नोट कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है, y = mx + c। ये वाला जो फैक्टर है ये y एक्सिस पे होता है। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ k है, दिस इज आवर इंटरसेप्ट, और ये जो 1/n है ये हमेशा स्लोप को शो करेगा इन केस ऑफ फ्रेंडलिच मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फ्रेंडलिच मॉडल का जो एसोथर्म है, फ्रेंडलिच एसोथर्म है, उसका स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट कौन सा होता है, वाई एक्सिस पे कौन सा फैक्टर होता है, एक्स एक्सिस पे कौन सा फैक्टर होता है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो 1/n स्लोप है हमारा, और p जो है ये हमारा प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस पे होगी। तो इस ग्राफ को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। देखें, नेचुरल लॉ है x/m वाई एक्सिस पे आ गई, ये हमारा बेसिकली एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है। इस तरह एक्स एक्सिस पे हमारा प्रेशर है या कंसंट्रेशन है, और स्लोप हमारा क्या है, 1/n है, और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है, नोट कर लें, क्योंकि लीनियरली ये इंक्रीज कर रहा है, और इसकी वैल्यू आप देखें कि 0 के ऊपर कतई नहीं कर रही। इट मीन्स इसका जो स्लोप होगा 0 कभी नहीं होगा, ये पॉजिटिव इंटीग्रल होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसका ये इंटरसेप्ट हो गया। अब स्लोप किस तरह डिटरमाइन करना है, तो स्लोप अगर आपके पास, मैं दो चीज़ें यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर आपको स्लोप गिवन हो तो आप ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पुट करके आप इंटरसेप्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक और कैलकुलेशन है, अगर आपको ये ग्राफ गिवन हो और आपसे कहा जाए कि दिस इज दी एंगल भी गिवन हो, थीटा, ये एंगल भी गिवन हो, तो आप फिर भी इजीली स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा दैट इज इक्वल 1/n। जब एंगल गिवन हो तो भाई tan की वैल्यू निकालनी है, उसका स्लोप आ जाएगा, बहुत सिंपल। और जब स्लोप निकल आएगा तो आपको भाई इंटरसेप्ट निकालना, दैट्स वेरी इजी। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, तो ये आपने खुद कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। तो इट मीन्स मोर विल बी द वैल्यू ऑफ k, मोर विल बी द मैक्सिमम k वैल्यू। ऑलवेज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि k रिप्रेजेंट करता है एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी को। जितनी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ग्रेटर होगी उतनी ज़्यादा हमारी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। क्या फ्रेंडलिच मॉडल ऑथेंटिक है? बिल्कुल नहीं है। क्या लिमिटेशंस हैं? फ्रेंडलिच इक्वेशन डज नॉट अप्लाई टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द सॉलिड एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर ये जो फ्रेंडलिच का मॉडल है ये क्या कर जाता है, ये फेल हो जाता है। उसकी रीज़न मैंने यही बताई कि जैसे स्टार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो एक्टिव साइड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फिल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही सैचुरेशन आती है, जब आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट फिल हो जाता है, और उसके बाद आपका रेट इंक्रीज़ नहीं होता। तो इट मीन हाईएस्ट टेम्परेचर पे, यानी कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ, ये जो आपका फ्रेंडलिच मॉडल है, एसोथर्म है, ये रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को फॉलो नहीं करता। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ पे कि लो प्रेशर पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये इक्वेशन हमने शो की थी, ये इक्वेशन है फ्रेंडलिच एसोथर्म की। देखिए, अगर आपके पास प्रेशर हाई होगा, जब आप ये वाला फैक्टर हाई कर देते हैं तो उसके बाद ये जो हमारी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। उस वक्त जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, x/m ओनली डिपेंड ऑन दी k। तो अगर लो प्रेशर है, सॉरी हाई प्रेशर है, तो उस वक्त जो फ्रेंडलिच एसोथर्म की इक्वेशन है वो ये वाली बनेगी, और अगर लो है तो ये लो वाली, यही सेम इक्वेशन है जो इसको फॉलो करती है। तो इट मीन फ्रेंडलिच एसोथर्म जो है ये लो प्रेशर पे ग्राफ को ओबे करता है। ये तकरीबन जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिच एसोथर्म वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका किसी एग्जाम में तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन आपका जो है ना वो रॉन्ग नहीं